हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे कक्षा 12 में अपन एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और अध्याय का नाम हमारा पी ब्लॉक तत्व। यह अध्याय है पी ब्लॉक तत्व। अब बेटा ये पी ब्लॉक तत्व होता क्या है? देखिए, सबसे पहले ये आपका अध्याय आपकी पुस्तक में 7वां अध्याय है। तो सबसे पहली बात आती है पी ब्लॉक तत्व होते क्या है। तो आवर्त सारणी के ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाता है। आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाता है, उन तत्वों को अपन नाम दे सकते हैं बेटा पी ब्लॉक के तत्व। और सारणी में ये तत्व दाहिनी ओर स्थित होते हैं, वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक, और पहले आवर्त से लेकर के 7वें आवर्त तक ये तत्व पाए जाते हैं। तो आवर्त सारणी के ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाए, उन तत्वों को हम नाम देंगे पी ब्लॉक तत्व। अगर हम तत्वों को जरा एक बार देखें सारणी के माध्यम से, केवल पी ब्लॉक की सारणी हम बनाने जा रहे हैं। वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये वर्ग हो गए। और तो वर्ग 13 से 18 तक स्थित होते हैं। अब जैसे इसमें वर्ग 13 है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये इसको याद रखने का एक तरीका है। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कहें सीता जी, सुने प्रभु जी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। फिर कल, बाहर, आई, आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। हे नेता और कर्मचारी, जीते रहो। नेता और कर्मचारी, जीते रहो। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो इस तरह से आवर्त सारणी के तत्व हैं। अब इसमें ये आवर्त में हो गए और वर्ग में ये स्थितियां हो जाएंगी इनकी, ये वर्ग हो जाएंगे इनके। अब परमाणु क्रमांक देखें जरा। तो परमाणु क्रमांक में इसका परमाणु क्रमांक होता है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब बेटा 5 और 8 13, यानी दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में परमाणु क्रमांक में 8 का अंतर आएगा। यहां से कहीं पे भी आप देख सकते हैं। यानी
5 और 8 13, 6 और 8 14, 7 और 8 15, तो ऊपर से 8 जोड़ लीजिए या क्रम के अनुसार 16, 17 और 18। अब इसके बाद अगला अंतर आता है 18 का, यानी 13 प्लस 18 31, फिर 14 प्लस 18 32, या तो आप 18 जोड़ते जाएं या फिर क्रम के अनुसार 31 32 33, इस तरह से 33 34 35 36, फिर दोबारा से 18 का अंतर 31 और 18 49 50 51 52 53 54, और इसके बाद ये अंतर होता है 32 का 49 और 32 81 82 83 84 85 और ये 86। तो ये आपके आवर्त सारणी का पूरा पी ब्लॉक कहलाता है। इसमें हीलियम का नंबर होता है 2 और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। अगर तत्व हीलियम को देखा जाए तो विन्यास के आधार पर आपका हीलियम जो है एस ब्लॉक में आना चाहिए, लेकिन हीलियम को गुणों की समानता के आधार पर पी ब्लॉक में रखा जाता है, पी ब्लॉक में वर्ग 18 में रखा जाता है। केवल विन्यास के आधार पर देखा जाएगा तो हीलियम आना चाहिए आपका एस ब्लॉक में वर्ग नंबर 2 में, लेकिन गुणों की समानता के आधार पर हम हीलियम को वर्ग 18 के साथ रखते हैं। अब बेटा एक बार जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को और देखें। जैसे हीलियम 2s2 2p, नियॉन 3s2 3p, ऑर्गन 3d10 4s2 4p, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p, जिनॉन 4f14 5d10 6s2 और 6p। अब बेटा ये देखिए, इसमें जैसे इसमें पूरे वर्ग 13 में सभी में p में आपका 1 आएगा, 14 में p में 2 आएगा, पूरे 15 में p में 3 आएगा, 16 में 4, 17 में 5 और 18 में 6। हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सब में p में 6 आता है। अब जैसे आपको चाहिए आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, तो आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देख लो, आर्सेनिक में p में कितना लिख रहा है 3, p में लिखा हुआ है 3, और इस लाइन में आ जाइए, यहां पर p में कर दीजिए आप 3, ये विन्यास पूरा आपका आर्सेनिक का विन्यास हो जाएगा। टेल्यूरियम का विन्यास चाहिए, यहां पर p में लिखा हुआ है 4, p में लिखा है टेल्यूरियम वाली लाइन में 4, और इधर आप इसमें क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p 4 कर दीजिए, ये आपको टेल्यूरियम का विन्यास मिल जाएगा। एस्टेटिन का विन्यास चाहिए, p में लिखा है 5, यहाँ जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p 5। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा याद रख करके हम p ब्लॉक के किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो अपन ने तरीका बताया है, इसके आधार पर जो है p ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये तो थी बात आपके p ब्लॉक तत्वों की परिभाषा। आवर्त सारणी के ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षकों में भरा जाता है उन्हें हम p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। सारणी में तत्वों की स्थिति वर्ग 13 से 18 तक होती है। इन तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np 1 से 6 होता है। बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2Np 1 से 6। इस ब्लॉक की एक विशेषता होती है, पूरी आवर्त सारणी में एक अकेला ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व आपको एक साथ दिखाई देते हैं। तो धातु, अधातु और उपधातु सब तत्व इसमें एक साथ जो है मौजूद रहते हैं। बाकी जो है तत्वों में मतलब बाकी के जो ब्लॉक होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 तरह के तत्व हो सकते हैं, या तो मतलब अधिकांश धातु होंगे, एक आध कोई उपधातु, या उसमें एक आध कोई जो है उसमें अधातु तत्व आ जाता है। तो ये आपका जो था सारणी का पी ब्लॉक। अब बेटा इस पी ब्लॉक वाले अध्याय को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर इससे संबंधित कुछ टर्म्स को या कुछ परिभाषाओं को समझना होगा, क्योंकि ये परिभाषाएं अपने को चैप्टर के दौरान बार बार जो है काम में लेनी है। तो इनमें परिभाषाओं के लिए देखिए बेटा परिभाषाओं में सबसे पहले अपन यहां पर ले रहे हैं परिरक्षण प्रभाव। अब देखिए बेटा परिरक्षण प्रभाव होता क्या है। जैसे एक हमने माना है परमाणु है, अब ये इसका बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन है, अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अंदर के कोश वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर डाला जाने वाला प्रतिकर्षण का बल, यह बल जो है इसको हम नाम देते हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरणी प्रभाव। आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर डाला जाने वाला प्रतिकर्षण का बल, यह बल जो है परिरक्षण प्रभाव या आवरणी प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, प्रतिकर्षण डालते हैं, और इस प्रतिकर्षण के कारण से इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय बल के मान में, नाभिकीय आकर्षण बल के मान में कमी होती है। यानी परिरक्षण प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के प्रभाव से बचाने का प्रयास करता है। परिरक्षण प्रभाव इलेक्ट्रॉन को नाभिक के प्रभाव से बचाने का प्रयास करता है। तो इस तरह का जो प्रभाव था, इस प्रभाव को हमने नाम दिया यहां पर परिरक्षण प्रभाव। बेटा एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश को आप व्यक्त करते हो जेड इफेक्टिव। अब बेटा अभी हम यहां बता रहे थे आपको कि इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो क्या केवल इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण का ही बल लगेगा? प्रतिकर्षण के साथ साथ इसके ऊपर आकर्षण का बल भी लगेगा। नाभिक इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना चाहेगा और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के प्रभाव से बचाना चाहिए। तो किसी परमाणु के नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला परिणामी आकर्षण बल, नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला परिणामी आकर्षण बल, इस परिणामी आकर्षण बल को कहा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो किसी परमाणु के नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला परिणामी आकर्षण बल, परिणामी बल का मतलब प्रतिकर्षण को हटाने के बाद बचा हुआ बल। यानी इसको हम किस प्रकार निकाल सकते हैं? इसे निकाला जा सकता है
नाभिकीय आवेश माइनस परिरक्षण स्थिरांक। नाभिकीय आवेश माइनस परिरक्षण स्थिरांक। नाभिकीय आवेश हो गया आपका Z और परिरक्षण स्थिरांक हो गया आपका सिग्मा। आवेश हो गया Z, परिरक्षण स्थिरांक हो गया बेटा सिग्मा। तो ये प्रतिकर्षण का बल और ये नाभिकीय आकर्षण की ताकत। नाभिकीय आकर्षण में से प्रतिकर्षण को हटाने के पश्चात जो बचा हुआ मान होता है उसे हम नाम दे सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसे कहा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का अर्थ क्या हुआ? किसी परमाणु के नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला परिणामी आकर्षण बल, इस परिणामी आकर्षण बल को हम नाम देते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब बेटा इसके बाद में नया इसका टॉपिक आता है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव। अब बेटा देखिए अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब, अक्रिय युग्म प्रभाव का अर्थ होता है जैसे ये किसी परमाणु का नाभिक है और ये परमाणु का बाह्यतम कोश, और बाह्यतम कोश के हमने उपकोश व्यक्त किए हुए हैं। ये बाह्यतम कोश पूरा बाह्यतम कोश है, ये S उपकोश है और ये P उपकोश है। अब मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर की साइड होंगे और इसके बाद आपके 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड भी हो सकते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अंदर और कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर। तो नाभिक का बल कौन से इलेक्ट्रॉनों पर अधिक लगेगा? नाभिक का जो बल होता है, नाभिकीय आकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नाभिकीय आकर्षण बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी बढ़ती जाती है, नाभिकीय बल का मान कम होता जाता है। तो अब आप ये देखें, ये जो नाभिक है, इस नाभिक का प्रभाव S इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होना चाहिए या P इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि S इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप हैं, S इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं, तो S इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान P इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज्यादा होता है, जिसके कारण से S कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों की बंध निर्माण की क्रिया में भाग न लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। S वाले इलेक्ट्रॉन P वाले इलेक्ट्रॉनों की तुलना में नाभिक के अधिक समीप होते हैं, जिसके कारण से S वाले इलेक्ट्रॉनों में बंध निर्माण की क्रियाओं में भाग न लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, और S कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों में बंध निर्माण की क्रिया में भाग न लेने का जो गुणधर्म है, इसी गुणधर्म को नाम दिया जाता है अक्रिय युग्म प्रभाव। S कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों में बंध निर्माण की क्रिया में भाग न लेने का गुणधर्म, यह गुणधर्म कहलाता है आपका अक्रिय युग्म प्रभाव। और यह प्रभाव आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे आने के साथ साथ बढ़ता है। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? S इलेक्ट्रॉनों का बंध निर्माण की क्रिया में भाग न लेने का गुणधर्म, इस गुणधर्म को कहा जाता है अक्रिय युग्म प्रभाव। और प्रभाव कैसा होता है भाई? इस प्रभाव की विशेषता ये होती है, वर्ग में नीचे आने पर अक्रिय युग्म प्रभाव सदैव बढ़ता है। अब वर्ग में नीचे आने पर अक्रिय युग्म प्रभाव क्यों बढ़ता है? क्या कारण हो सकता है भाई इसका? देखिए, प्रभाव के बढ़ने का कारण होता है वर्ग में नीचे के जो तत्व होते हैं उनमें D और F इलेक्ट्रॉन आते हैं। नीचे की ओर के जो तत्व होते हैं, नीचे की ओर के तत्वों में D और F इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है,
और डी और एफ इलेक्ट्रॉनों में परिरक्षण प्रभाव का मान अपेक्षाकृत कम हो जाता है। डी और एफ कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव का मान कक्षकों की जटिल आकृति के कारण से कम होता है। और जब परिरक्षण प्रभाव का मान कम होगा यानी सिग्मा का मान कम होगा तो उस अवस्था में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। जब सिग्मा का मान कम होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो एस इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण ज्यादा हो जाता है बजाय पी के, और जब एस इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण की अधिकता होगी तो एस इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण की क्रिया में भाग नहीं ले सकते। तो ये जो प्रभाव होता है इसी प्रभाव को हम नाम देते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। वर्ग में नीचे की ओर आने के साथ डी और एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और ये जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इन डी और एफ इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव का मान कक्षकों की जटिल आकृति के कारण से कम होता है। इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव का मान कक्षकों की आकृति की जटिलता के कारण से कम होता है, और जब परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो एस इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण की क्रिया में भाग नहीं ले पाते, अर्थात जो है उस अवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, उस अवस्था में जो है आपके एस इलेक्ट्रॉन जब बंध निर्माण में भाग नहीं लेंगे तो घटना को हम नाम देते हैं अक्रिय प्रभाव। तो इस तरह से ये हमने कुछ 3 तरह की परिभाषाएं बताई आपको। एक तो हमने बताया आपको परिरक्षण प्रभाव, एक आपको बताया गया यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक आपको यहाँ पर बताया गया है अक्रिय युग्म प्रभाव। तो ये प्रभाव जो है अपन ने जो तीनों प्रकार की परिभाषाएं पढ़ी हैं, ये तीनों प्रकार की परिभाषाएं आपको इस अध्याय के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक थी, जो इसके कारण से बताई गई। अब चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो वर्ग 15 से होती है। आपने 11th क्लास में वर्ग नंबर 13 और वर्ग नंबर 14 का अध्ययन कर चुके हैं आप लोग। तो आप 12th क्लास में पी ब्लॉक में जो अध्ययन करते हैं वर्ग 15 से प्रारंभ करते हैं, और वर्ग 15 का अध्ययन जो है अपन अब इसके अगले वीडियो में करेंगे।